आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ है, तो चुनाव संपन्न होने से पहले हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से और उनके कार्यकर्ताओं से ये कई बार कहा कि बहुजन समाज पार्टी का अब कोई जनाधार नहीं है। तो उन लोगों के द्वारा ये कहा गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। उन लोगों के द्वारा ये कहा गया। साथियों, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी अब जो है अम्बेडकरी आंदोलन से पूरी तरीके से भटक चुकी है और उन्होंने अम्बेडकरी आंदोलन को छोड़ करके ब्राह्मणवादी जो है मिशन है उसको लेकर के वो चल रही हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था तो उस समय एक स्लोगन दिया था कि बहुजनों के सम्मान में बीएसपी मैदान में। मान्यवर कांसीराम साहब के निर्माण के बाद 2007 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उस सरकार के बनने के बाद बहन जी को ब्राह्मणों के द्वारा ये बताया गया कि बहन जी अब आप जो है बहुजन समाज की नेता नहीं है, अब आप सर्वजन समाज की नेता हैं। तो फिर बीएसपी के मंचों से ये नारा लगा कि सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में। पहला अम्बेडकरी आंदोलन के विरोध में ये पहला स्लोगन कि सर्वजन के सम्मान में बीएसपी मैदान में। मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजनों की बात क्यों की, ये हमको आपको जानना होगा। जिन बहुजन समाज के ऊपर 2,500-3 हज़ार साल से जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको एमपी एमएलए बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण मान्यवर साहब ने किया था। और ये सर्वजन की बात अब कर रही हैं। दूसरा स्लोगन मायावती के मंचों से लगा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा। 2014 में लोकसभा का चुनाव था और मायावती जी जो है उस लोकसभा के चुनाव में इस नारे के बल पर जो है उन्होंने प्रचार लड़ा और जब रिजल्ट आया तो जो वो हवा में उड़ रही थी बिल्कुल नीचे आ गई। और तब भी हमारे बहुजन समाज के नेताओं ने ये पूछने का प्रयास नहीं किया कि बहन जी ब्राह्मणों ने शंख तो बजाया, हाथी दिल्ली क्यों नहीं गया। ये पूछने का काम पार्टी के नेताओं के द्वारा करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। ये दूसरा विरोध में। तीसरा, बीएसपी के ही मंचों से एक और स्लोगन लगा कि हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है। बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा उपासना नहीं करूंगा। और मायावती जी ने जो अम्बेडकरी आंदोलन के विरोध में उनके मंचों से ये नारा लगा कि हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मैं आप लोगों को बीएसपी का जो वर्तमान में विचारधारा है और जो मान्यवर कांसीराम साहब जिस विचारधारा को लेकर के 1984 में बीएसपी का निर्माण किया, उस विचारधारा में और आज की विचारधारा में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है, ये आप लोगों को समझा रहा हूँ। साथियों, बहन जी का साथ छोड़ करके अब बहुजन समाज जितना जल्दी
ऐसे नेतृत्व को ढूंढ लेगा जो बहुजन समाज के लिए दिन रात काम कर रहा है। वो नेतृत्व आप लोगों को ढूंढना है कि अम्बेडकरी आंदोलन के लिए दिन रात कौन काम कर रहा है। ये जिम्मेदारी आपकी है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कभी भी सड़कों पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया, न उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, न उनके नेताओं के द्वारा। कभी गैस सिलेंडर का दाम बढ़े, कभी लोकसभा में कोई कानून पास हो, किसान का मुद्दा हो, कभी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के द्वारा रोड पर प्रदर्शन नहीं हुआ। ये उनके पतन का कारण है। साथियों, 2022 का जो रिजल्ट 10 मार्च को आने वाला है, उसके विषय में मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, भारत की मीडिया के द्वारा जितने भी चैनल हैं, सभी चैनलों के द्वारा यही दिखाया जा रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। किसी भी चैनल के द्वारा ये नहीं दिखाया जा रहा है कि बीजेपी का पतन हो रहा है, वो हार रही है चुनाव। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी करके ही ऐसा किया जा सकता है। और ईवीएम के ऊपर कल मैंने भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का वक्तव्य सुना, तो वो अब चिल्ला रहे हैं। और जब ईवीएम के मुद्दे पर वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी उनसे मिलने गए थे लखनऊ में, और जब उनको कुछ बातों को समझाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मेश्राम जी का साथ देने से इनकार कर दिया। और आज वो बातें वो चिल्ला रहे हैं जो मेश्राम साहब ने उनको समझाया था। यदि अखिलेश यादव जी ने उसी समय मेश्राम जी की बातों का समर्थन किया होता, उनके आंदोलन में शरीक हुए होते, तो आज ये घोटाला ये लोग नहीं कर पाते। ये जो एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, वो इसीलिए दिखाया जा रहा है कि जब रिजल्ट के नतीजे घोषित हों तब ये मीडिया वाले चिल्ला सकें कि हम लोग तो पहले से ही बीजेपी को इतना इतना सीटें दे रहे थे। ये गड़बड़ी को छुपाने के लिए एग्जिट पोल है, ईवीएम की गड़बड़ी को छुपाने के लिए। साथियों, बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, उनको लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मंच पर आना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तब सभी लोगों की पिटाई बारी बारी से होगी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो एमके स्टालिन हो। सभी लोगों की पिटाई बारी बारी से होगी। यदि ये लोग एक मंच पर आ गए तो फिर किसी की औकात नहीं है कि बहुजन समाज की आवाज़ को दबा सके। हमको आपको ये चीज़ों को, और हमको आपको एक चीज़ और समझना होगा कि इन नेताओं का पिछलग्गू नहीं बनना है हमको। यदि मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनती या मायावती की सरकार नहीं बनती, तो ये लोग रोड पे कटोरा लेके भीख मांगने नहीं आएंगे आप लोगों से। इन लोगों ने इतनी अथाह संपत्ति रख ली है कि आने वाली 3-4 पीढ़ियाँ बैठ करके राज करेंगी उनकी। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी का होगा तो वो समाज का नुकसान होने वाला है। साथियों, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप लोगों को प्रकाश डालना चाहता हूँ। साथियों, बीजेपी जो चुनाव लड़ती है वो हिंदुत्व के नाम पे लड़ती है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, राम मंदिर बनाने की बात करती है, अयोध्या में मंदिर बनाने की बात करती है, और मथुरा में मंदिर बनाने की बात करती है। ये मंदिर उसका फर्स्ट स्लोगन है, हिंदुत्व। और दूसरे नंबर पे जो बहुजन समाज की लीडर हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, इनका कोई भी एजेंडा क्लियर नहीं रहता है।
मायावती भी परशुराम की मंदिर बनवाने की बात करती हैं, अखिलेश यादव भी हाथ में कटार लेकर के परशुराम की मंदिर बनवाने की बात करते हैं। तो इनकी जो बीजेपी की विचारधारा है वही बहुजन समाज के नेताओं की विचारधारा है, तो फिर ये अलगाव होना चाहिए। इनकी विचारधारा अलग होनी चाहिए, हमारी विचारधारा अलग होनी चाहिए, तब जो है समाज में आप एक नया संदेश दे सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने किसी ब्राह्मण को टिकट दिया है, कांग्रेस ने किसी ब्राह्मण को टिकट दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने किसी ब्राह्मण को टिकट दिया है और सपा के द्वारा भी किसी ब्राह्मण को टिकट दिया गया है, तो जो वहाँ का मतदाता कैंडिडेट होगा वो किसको वोट देगा? वो बीजेपी को वोट देगा चाहे कांग्रेस को वोट देगा, इन्हीं दोनों लोगों को वोट देगा। ना वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाला है, ना वो समाजवादी पार्टी को वोट देने वाला है। ये जिस दिन हमारे बहुजन समाज के नेता लोगों को समझ में आ गया हो, तब समस्या का हल होगा। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि वो लोग इन लोगों को इतना टिकट क्यों दे रहे हैं, और ये लोग जीतने के बाद भी टूट करके उसी में जाते हैं। साथियों, बहुजन समाज के जितने भी नेता लोग हैं, मैं उन सभी लोगों से और बहुजन समाज से भी अपील करता हूं कि अब आप लोग एक मंच पर आइए और ईवीएम के मुद्दे पर कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आप लोग एक मंच पर आकर के इस समस्या के हल को ढूंढिए कि ईवीएम के मुद्दे को कैसे निपटाया जा सकता है। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तभी लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। जो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब जो है क्रांति करनी पड़ेगी, तो ये बात सही है। यदि अभी से उन्होंने इस मुहिम में काम नहीं किया, तो फिर चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो तेजस्वी यादव, इन लोगों को अब कोई पूछने वाला नहीं है। यदि उन्होंने जन जागृति का और समाज को जगाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया तो। साथियों, बातें बहुत कुछ करनी है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग ईवीएम मशीन के विरोध में जन जागृति जो है करें। और ईवीएम मशीन से जुड़ा मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूं। साथियों, अमेरिका में जो अभी चुनाव हुआ डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका का जो चुनाव के जो नतीजे आए वो 2.5 से 3 महीने, 3.5 महीने लग गए नतीजे आने में। तो साथियों, यदि चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने में 2.5-3 महीने लग जा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम चुनाव को धांधली से, भ्रष्टाचार से एक ही दिन में रिजल्ट दे दें, तो इससे कोई भी भला होने वाला नहीं है और इसमें समाज में असमानता का निर्माण होगा, असंतोष का निर्माण होगा। और चुनाव आयोग को संविधान ने बिल्कुल निष्पक्ष और किसी के दबाव में रहने के लिए अलग एक संस्था बनाया है, फ्री संस्था बनाया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग भी सरकार के अधीन काम कर रहा है, क्योंकि जो कल बनारस में ईवीएम मशीन से भरी ट्रक पकड़ी गई, उसके ऊपर अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा कोई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है। साथियों, इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोग एक मंच पर आइए
और तभी जो है लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।